हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम प्रथम यूनिट के 3 लेसन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र से संबंधित गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा और विद्युत विभव के बारे में पढ़ा। अब लेते हैं इस प्रथम यूनिट का अंतिम लेसन है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। धारिता क्या होती है, धारिता के बाद में अपन इसमें संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे और संधारित्र किस प्रकार कार्य करता है, उसको अपन कहाँ उपयोग में ले सकते हैं, ये सब इसी अध्याय में अपन पढ़ें। विद्युत धारिता को पढ़ें उससे पहले चालक एवं विद्युत रोधी की बात करते हैं। चालक के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो सकता है, उसे अपन चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं सारी की सारी चालक है। मानव शरीर, पृथ्वी, विद्युत अपघट्य, अम्ल, क्षार आदि, ये सब चालक पदार्थ होते हैं। चालकों में चांदी सबसे ज्यादा चालक पदार्थ है। अब अपन बात करते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को अपन कुचालक भी कह सकते हैं या प्रविद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं। विद्युत रोधी या कुचालक या प्रविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित नहीं हो सकता है, या ये कह दें ये पदार्थ विद्युत धारा के चालन में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें अपन विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ या प्रविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, एवोनाइट, कागज, लकड़ी आदि। अगला बिंदु अपन लेते हैं मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है, इसके लिए अपन ये जानते हैं कि परमाणु के अंदर धनावेश इसके संपूर्ण नाभिक में स्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के निकट की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है, जबकि बाह्य कक्षाओं पर दुर्बल होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के निकट की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत आकर्षण बल प्रबल होने से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में बद्ध अवस्था में रहते हैं, इसलिए इनको अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है और दुर्बल होने से ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो ये परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पदार्थ के अंदर ही विचरण करते हैं, इसलिए इनको अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और एक ये धनायन प्राप्त होता है। ठोस पदार्थों की अपन यदि बात करें तो ठोस पदार्थों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये धनायन किसी भी प्रकार से विद्युत धारा के चालन में भाग नहीं लेते हैं। जबकि विद्युत अपघट्य के अंदर अपन देखें तो आयन प्राप्त होते हैं और उन्हीं आयनों की सहायता से विद्युत धारा का चालन होता है। अतः अपन ये कहेंगे कि विद्युत अपघट्य में धारा का चालन करने वाले जो पार्ट हैं वो आयन होते हैं। अब हम लेते हैं प्रविद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। प्रविद्युत पदार्थ के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा में चालन में भाग नहीं लेते, लेकिन इन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। इन्हें प्रविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे अभ्रक, कागज है, मोम है, एवोनाइट है, अन्य पदार्थ भी होते हैं जो कि प्रविद्युत पदार्थ होते हैं।
इन पराविद्युत पदार्थों को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में अपन देखें तो अपन जानते हैं कि पराविद्युत पदार्थ है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इनको अपन विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये विद्युत धारा के चालन में भाग तो नहीं लेते हैं। तो फिर इस विद्युत क्षेत्र का इस पर क्या प्रभाव होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें यह प्रभाव होगा कि इसके जो आवेश हैं वो आवेश पुनः वितरित हो जाते हैं। ये पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला है ध्रुवीय पराविद्युत और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको अपन यदि विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या प्रभाव होता है वो अपन पढ़ेंगे। इसके साथ ही अपने को एक स्थिति प्राप्त होगी जहां अपन इसका ध्रुवण भी पढ़ेंगे। अब लेते हैं अपन ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत जैसा कि नाम है उसी के अनुसार अपन समझ सकते हैं कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें ध्रुव होते हैं उनको अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं। ध्रुवीय होने का मतलब है कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र अल्प दूरी पर विस्थापित होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन HCl लेते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर अपन यदि बनाएं तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, ये H और ये Cl, इन दोनों के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग और अल्प दूरी पर स्थित हैं, इसलिए अपन इसको ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में ध्रुव होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ अपन ये कहेंगे कि जहाँ द्विध्रुव का निर्माण होता है उस स्थान पर द्विध्रुवीय आघूर्ण भी होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण अपन जानते हैं कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, इसलिए HCl में द्विध्रुव आघूर्ण P इस दिशा में होता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण अपन लेके चलें, H2O। H2O की स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हैं कि इस प्रकार से होता है, जिसके चित्र को अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो यहाँ अपन यदि देखें तो ऋणावेश का केंद्र तो ऊपर रह गया और इन दोनों हाइड्रोजनों के कारण जो धनावेश है उसका केंद्र अपने पास इनके बीच में आ जाएगा। यहाँ इन दोनों के बीच में यानी धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच में कुछ दूरी है, इसलिए यहाँ द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, और ये ऋणावेश है ये धनावेश है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अपने पास ये प्राप्त होगी। अब हम ये देखते हैं कि इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है। यदि इन पदार्थों को अपन विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा, और विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता है। अपन ये देख रहे हैं कि इन पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण होने से इनमें एक निश्चित दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है उस स्थिति में क्या होता है कि इनके द्विध्रुव है वो अव्यवस्थित रूप से रहते हैं, और अव्यवस्थित रूप से रहने से इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है। जब अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा, अपन ने ये पहले पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव पर बल तो शून्य होता है, लेकिन दोनों बल विपरीत दिशा में होते हैं तथा इन बलों की क्रिया रेखा के मध्य कुछ दूरी होने से यहाँ बलागुण कार्य करता है। वही स्थिति यहाँ पर है कि यहाँ अपन ने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जितने भी द्विध्रुव हैं इन सभी द्विध्रुवों पर बलागुण कार्य करने लगता है, जिससे ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं, और सारे के सारे द्विध्रुव एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये स्थिति अपने पास विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्राप्त होती है, जिससे विद्युत धारा में चालन की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब हम लेते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जैसा कि नाम है अध्रुवीय, यानी इन पदार्थों में ध्रुव नहीं होता। ध्रुव क्यों नहीं होता है,
क्योंकि इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर उपस्थित होने से इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र के मध्य की दूरी 0 होती है। इसलिए अपन यहाँ ये भी कहेंगे कि यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। उदाहरण के तौर पर अपन कहें H2, N2, CO2 और O2, ये अपने पास अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनकी भी अपन स्ट्रक्चर से, जैसे H2 की अपन बात करें तो ये H2 है, इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों के ही केंद्र इन दोनों के मध्य बिंदु पर उपस्थित होते हैं, इसलिए ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार से CO2 की बात करें अपन तो ये CO2 को अपन इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहां भी अपन देखें तो ऋणावेश का केंद्र तो ये है ही, धनावेश का केंद्र भी इनके इसी बिंदु पर प्राप्त होता है, इसलिए अपने पास ये भी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। अब यहाँ अपन ये कहेंगे इन परावैद्युत पदार्थों को अपन विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा। पहले अपन ये देखें कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर होने से परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण तो 0 होता है। लेकिन जब अपन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनको रखते हैं तो क्या होगा कि धनावेश और ऋणावेश इन दोनों पर ही बल कार्य करता है। धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अल्प व्यवस्थित हो जाता है, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प व्यवस्थित होता है, जिससे कि द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यहाँ द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, यानी ये कह दें कि विद्युत क्षेत्र के कारण ये परावैद्युत पदार्थ प्रेरित होकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेरण की घटना उत्पन्न हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। अब ऐसे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तथा इसी की दिशा में होता है, तो ऐसे पदार्थों को अपन रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब हम एक बात करते हैं ध्रुवण सदिश की। जैसा अपन कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन परावैद्युत पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन में कितना प्रेरित होता है उसे अपन ध्रुवण सदिश कहते हैं। अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे अपन ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर P से लिखते हैं। ये क्या है, सदिश राशि है। ये ध्रुवण सदिश रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थों में विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, इसलिए यहाँ एक दिए अपने समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको अपन काई ई से लिखते हैं। ये जो काई ई है ये विद्युत प्रवृत्ति एक नियतांक होता है, जहाँ काई ई इक्वल टू विद्युत प्रवृत्ति। यह विद्युत प्रवृत्ति परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक होती है तथा यह विमाहीन राशि होती है। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन चालक की धारिता के बारे में पढ़ेंगे। धारिता क्या होती है, इससे संबंधित बिंदु अपन लेके चलेंगे।